नमस्कार जी। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। क्या हाल है आप सबके? एकदम मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। राधे राधे। चलो, तो भाई आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस पेपर। इसको सॉल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से सीखेंगे, है ना। एक मिनट, इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए और ये चेक करिए कि आपका भी लेवल क्या पहुंचा है, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। और साथ साथ और भी हम बीच में आपको गाइड करते कर देंगे, थोड़ा बता देंगे। और आप ये जज कर पाओगे बेसिकली कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल पर है, कहां आपको सुधार करने की जरूरत है। सो सारी चीजों को हम समझेंगे। और इस क्लास की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि आपने देख लिया होगा कि आप सब लोगों के लिए हमने प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है, एमसीक्यू बैच लॉन्च किया है, जिसमें सारे विषयों की धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस होने वाली है। तो नया बैच उसका भी शुरू हो रहा है विनर्स के एप्लीकेशन पर, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज की इस क्लास की पीडीएफ आपको यहां मिलेगी। और आपके लिए कल से हमारे धुरंधर टीचर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं टीटी चैनल पर, और वहां पर ये आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और 18 मई से विनर्स के ऐप पर एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बहुत शानदार तरीके से पूरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन, प्रैक्टिस, हर चीज कवर कराई जाएगी। चलिए भाई, पहला सवाल आप सबके लिए 1000 रुपए का ये रहा, है ना। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, और आपसे पूछा गया है बताइए एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए, हो गया। देखो, आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज पता होगी कि जैसे x प्लस 1/x है, आपको सबसे पहले x माइनस 1/x पे जाना पड़ेगा। और जब x माइनस 1/x पता चल जाएगा तो फिर आप x³ माइनस 1/x³ पर भी पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, अगर आपने अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा है और पढ़ ही लिया होगा। अगर जुलाई में आपकी एग्जाम है और आप अगर अभी 1 या 1.5 महीने पहले आप कहोगे कि ये तो हमें पता ही नहीं है, तो भाई फिर तो आपकी हालत बहुत खतरनाक है ना। चलो, तो आपने बेसिक पढ़ा होगा, आपके पास या तो हमारा वर्ग 2 का बैच होगा, या मैथ्स फाउंडेशन बैच होगा, या यूट्यूब से कहीं से भी आपने पढ़ा होगा। आपको पता है कि जब प्लस से माइनस पे जाते हैं तो इसकी ट्रिक होती है कि भाई नंबर का स्क्वायर करके उसमें से 4 घटा के अंडर रूट करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है वो आप बेसिक में सीखोगे कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है ना। तो हम सबसे पहले यहां क्या करेंगे कि भाई 3 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में 9 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5। तो ये वैल्यू हो गई इसकी, है ना। अब इससे मुझे इस पे जाना है, तो इससे इस पे जाने की ट्रिक क्या होती है, नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना प्लस करते हैं। माइनस में प्लस होता है और प्लस में माइनस होता है, तो नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका नंबर क्या है, यह है आपका √5। तो √5 का क्यूब प्लस √5 का 3 गुना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5√5, और ये बन जाएगा आपका 3√5, और 5 और 3 जुड़ के आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 8√5। 8√5 ऑप्शन बी। पहली बार पढ़ रहे हो तो याद रखो कि इस तरीके से ये ट्रिक काम करती है। हाँ, 8√5। जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया है, बधाई के पात्र हैं आप, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो पहले आप x प्लस 1/x से माइनस पे जाओगे, और माइनस से ही माइनस वाले क्यूब पे जा पाओगे। तो इससे इस पे जाने की ट्रिक है, अगर ऐसे जाने होता तो यहां पे प्लस कर देते, प्लस से माइनस होने पे माइनस करते हैं।
फिर यहां माइनस से माइनस पे जाने पे प्लस होता है, संख्या का क्यूब करके उसी का 3 गुना जुड़ेगा। फाइनल आंसर इज 8√5। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे चला जाए, अगला देखिए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, a का स्क्वायर और a स्क्वायर बी माइनस बी सी, और ये इन सब का मान क्या होगा? ठीक है, गुड भाई, बिल्कुल। काफी दिनों बाद आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पर आया हूं। कोशिश करते हैं, ऑफलाइन मुश्किल है, पूरा सिलेबस आप ऑनलाइन ही ज्वाइन करें, ऑफलाइन तो वर्ग 2 नहीं हो पाएगा। जरूर भाई जरूर, राधे राधे। चलो सुनिएगा बात ध्यान से। मेरा हमेशा एलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चंस में सजेशन होता है कि हम कोई वैल्यू मान लें, है ना, वैल्यू पुटिंग करें। उसकी बस शर्त ये होती है कि नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। ऐसा सोचो कि संख्या नीचे कभी जीरो ना बने। तो अगर मैं ए को 1 ले लूं, बी को 1 ले लूं और सी को -2 ले लूं, तो ये तो जीरो सेटिस्फाई हो जाएगा भाई। +1 -1 -2 इज इक्वल टू 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर मैं यहां देखूं तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या आपका -b मतलब 1, और -c मतलब क्या हो जाएगा -2। जीरो तो कहीं नहीं होगा, किसी में भी चेक कर लो, नीचे जीरो तो नहीं हो पाएगा, है ना। ये इसकी बेसिक चीज होती है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हम इस बात को अग्री कर गए, इस बात को सेटिस्फाई कर गए कि नीचे जीरो नहीं हो रहा है। तो अब जहां पर भी ए लिखा है वहां पर 1 लिख दीजिए, बी की जगह 1 और सी की जगह -2। तो देखो ए का स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा फिर से 1 का स्क्वायर, और माइनस का बी इंटू सी, तो 1 इंटू में आ जाएगा -2। फिर आगे बढ़े, बी का स्क्वायर मतलब फिर से 1 का स्क्वायर, और फिर बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का सी। तो अब ये देखो -2 इंटू 1, है ना। फिर आगे चले तो सी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे हो जाएगा सी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, और माइनस में 1 इंटू 1। इतनी बात आपको समझ में आई, है ना। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1, और माइनस माइनस हो गया प्लस यानी +2। ठीक यही बात यहां होगी 1, और ये हो जाएगा +2। फिर इधर हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 गया तो 3। ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा आपका 4/3। एलसीएम आएगा 3, 4, 5, 6, और 6 में अगर 3 का भाग दिया तो भाई बहुत सस्ते में आप निपट गए। 2 आंसर आ गया आपका, 2। 2 इज द राइट आंसर। बताओ, ओके। अच्छा जी, सुप्रिया जी कह रही हैं सर मेरी विश पूरी कर दी आपने। अरे इट्स आवर प्लेजर कि आपके लिए हम सभी स्टूडेंट्स के लिए काम आ पाए। नोटिफिकेशन अब आप समझो कि कभी भी आ सकता है। जुलाई में अगर एग्जाम शेड्यूल है तो मई में तो उन्हें नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा। और मेरी सलाह यही है कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, सीरियसली पढ़ो, आएगा ही वो तो, है ना, कहीं नहीं जाना है। समझे भाई? तो वैल्यू पुटिंग ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमने बस वैल्यू रखी है, ए की 1, बी की 1 और सी की जगह -2। चलिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आया था, और मैं आपको लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था ना वही सॉल्व करवा रहा हूं, और लगभग यही लेवल रहेगा। तो आपसे कहा है कि दिए गए तालिका को देखें, सही विकल्प का चयन करें। देखो, अप्सरा पेंसिल, नटराज, डोम्स, लिंक और कैमलिन। 20 पेंसिल 60 रुपए की, तो एक पेंसिल 3 रुपए की, है ना। 52 पेंसिल 104 की, तो एक पेंसिल 2 रुपए की। ठीक है। 18 इंटू 4 72, 15 इंटू 10 150, और 17 पंजे 85। तो मैंने ज्यादा परेशान ना होकर पता लगा लिया कि एक पेंसिल कितने की, है ना।
इन्होंने कहा कि भाई 20 मात्रा है और 60 रुपए की है, तो एक 3 रुपए की, जरूरत तो पड़नी है। आ गया समझ में? अब आ जाओ सवाल पर। इन्होंने कहा कि सर 20 डोम्स और 3 कैमलिन, 20 डोम्स और 3 कैमलिन, कैमलिन का प्राइस 100 रुपए है। तो देखो 20 डोम्स होना चाहिए पहला, 20 डोम्स, तो एक डोम्स कितने की है? 4 रुपए की है। और 3 कैमलिन, एक कैमलिन कितने की है? 5 रुपए की है ना। 20 डोम और 3 कैमलिन, तो 20 इंटू 4 हो गया 80, 5 इंटू 3 हो गया 15। मैंने इनको मिलाया तो ये आ गया आपका 95, जो कि गलत है। इनका कहना है 100, तो भैया ये वाला तो गलत है। आपको सही विकल्प ढूंढना है, कौन सा सही है, तो ये तो गलत है। आगे चलते हैं। 19 अप्सरा और 2 नटराज, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, 19 अप्सरा और 2 नटराज। तो अप्सरा कितने की है? 3 रुपए की एक है, और नटराज कितने की है? 2 रुपए की है। तो 19 का 3 गुना 57, 2 का दुगना हो गया 4, इनका योग आ रहा है 61। ये तो सही है ना, यही तो चाहिए। तो बी वाला यहां पे ठीक सेट हो रहा है। ऐसे ही आप तीसरा यहां पे चेक करोगे। वैसे तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, एक से ज्यादा तो हो नहीं सकते। लेकिन आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवाल में हमें एग्जैक्टली करना क्या है। समझ गए? आगे मैं चेक नहीं कर रहा हूं, बेसिक बच्चों वाली बात हो गई अब तो इसके आगे। हाँ, आया मजा? क्लियर है? समझ आ गया सभी को? फिर आगे वही कहा है कि एक साथ सिंगल लिंक लेड पेंसिल और 50 नटराज एचबी पेंसिल का मूल्य 101 है। तो चेक करते जाना, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, एक ही ऑप्शन सही निकलना है, ऑप्शन बी। चलिए और आगे लेकर चलते हैं आपको। देखो टाइम बहुत लगता है, तो अपने बेसिक कैलकुलेशन को अच्छा करो। मेरे सामने जब ऑफलाइन वाला को, जब आप मेरे सामने आओगे, है ना, आपकी बहुत सारी बातें टीचर को बोलने की हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया है, कमेंट कर दो, टीचर क्या ही कर लेगा। ऑफलाइन में हिम्मत नहीं होती हमारे सामने बोलने की। आप मुझसे अगर बोलोगे सर कैलकुलेशन मेरा अच्छा नहीं है, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा 30 तक पहाड़े याद कर लिए, आप बोलोगे नहीं। फिर मैं पूछूंगा कि अच्छा बताओ 50 तक के स्क्वायर्स वर्ग याद हैं, आप बोलोगे नहीं करे सर। फिर मैं कहूंगा अच्छा 30 तक के घन याद है, फिर आप कहोगे नहीं। तो मैं कहूंगा जिस दिन ये हो जाए उसी दिन मेरे सामने आना, ठीक है। रोना बंद कर दो कि कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, हमसे गणित पता नहीं क्यों नहीं बनता है। करना धरना कुछ है नहीं, है ना, रोते रहे फिरना है, तो तुम भाई रोते रहो। और एक बात और समझो कि आप अगर नहीं कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि किसी और का नहीं कर रहा होगा। कोई और इनको तैयार करके बैठा है, उसने अपने कैलकुलेशन को अच्छा कर लिया है, मन उसका भी नहीं करता, है ना। पहाड़े याद करना, वर्ग याद करना, घन याद करना, कैलकुलेशन पे काम करना, स्पीड पे काम करना, मन उसका भी नहीं करता, मन तुम्हारा भी नहीं करता, है ना। पर उसको पता है कि मन करे या ना करे, मुझे इसको सुधारना पड़ेगा क्योंकि इससे मेरा सिलेक्शन जुड़ा हुआ है। तो वो मन मार के करता है, और तुम अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हें तो मजा जब तक नहीं आए तब तक कुछ करना ही नहीं है। तो जाओ फिर, समझ गए? रोना बंद कर दो। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछता हूं, जब कोई मेरे पास रोते हुए आता है, मैं यही पूछता हूं कि तुमने उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या किया? तो जवाब होता है कुछ नहीं किया। तो फिर रोते रहो भाई, है ना। और करोगे तो कभी किसी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेहनत करोगे तो हर चीज सीख जाओगे, है ना। रोता वही है जो मेहनत नहीं करता है, इसलिए मेहनत करो, रोना बंद कर दो। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, रातों रात कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंट आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब किसी चीज के पीछे 1 महीने 2 महीने लगे रहोगे, तब वो ठीक एक लेवल पर आएगी, और फिर मजा आएगा। मार्क्स बढ़ेंगे आपके, चीजें आपसे बनेंगी, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, फिर मजा आता है। पर उसके लिए पहले पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। चलो, एक पतला तार 1296 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार का है। अब जैसे 1296 है, पढ़ने वाला बच्चा तुरंत बोल देगा सर ये तो 36 का वर्ग होता है, ठीक है। अब जो गधा है वो बेचारा आफत भरता रहेगा, वो सोचेगा अब इसका मैं क्या करूं, है ना। ये अंतर है। चीजें याद होंगी, आप अपने आप स्मार्ट बनोगे। मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे देखते रह जाओगे, जॉब कोई और ले जाएगा।
और जो जॉब ले जाएगा फिर वही बात है, दिल वाले दुल्हनिया भी ले जाएंगे, तुम देखते रहना। चलो, तो एक पतला तार 1296 वर्ग सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के आकार का है। तार को काटकर समान त्रिज्या वाले 7 अर्धवृत्त में बदला। प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? तो भाई कहने का तात्पर्य यह है कि एक तार था, इस तार को इन्होंने वर्ग बनाया, इस वर्ग से, इसी तार से इन्होंने 7 अर्धवृत्त बनाए, है ना। 7 क्या बनाए? अर्धवृत्त बनाए। तो मैं एक ही बना देता हूं, कहां 7 बनाऊं, ऐसे 7 अर्धवृत्त बनाए, उनकी त्रिज्या क्या है? समझ गए बात? चलो, तो भाई वर्ग जो है, स्क्वायर जो है, उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर अगर 1296 है तो एक भुजा 36, एक भुजा 36 तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है ना। एक भुजा अगर 36 है तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि यार इस पूरे तार की लंबाई क्या है, तो ये यही तो फोल्ड होके ये बना है। तो अगर इसमें 4 का गुणा कर दिया जाए तो तार की लंबाई कितनी आ जाएगी? उसकी लंबाई आ जाएगी 144 सेंटीमीटर। इतनी बात आप समझे या नहीं समझे? फिर इसके आगे उसको मोड़ के अर्धवृत्त बना लेंगे, सेमी सर्कल बना लेंगे। आया? चलो, अब आगे बात ध्यान से सुनो। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। और ऐसे कितने अर्धवृत्त बनाए? 7। और इन सब का टोटल जो परिमाप होगा वो होगा तो 144। भाई तार तो इतना ही लंबा है, उसको और क्या कर लोगे तुम? है तो 144 ही, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाओगे। आया समझ में? अर्धवृत्त जो होता है वो वृत्त का आधा, इसकी परिधि का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। ये होता है 2r, और यहां से लेकर यहां तक होता है पाई आर। तो पाई आर प्लस 2r, है ना। और ऐसे कितने अर्धवृत्त हैं? 7, और सबकी वैल्यू कितनी है? 144। चलो, तो 7 से ये कैंसिल तो होता नहीं, ठीक है भाई। यहां दोनों से r कॉमन निकल जाएगा, तो r कॉमन निकल गया। पाई का मतलब हो गया 22/7, प्लस में आ गया 2, मल्टीप्लाई में आ गया 7, बराबर में 144। ठीक है, फिर ये 7 और r को एक ही कर दो तो ये बन जाएगा 7r। 7 का दुगना 14, और 14 में अगर 22 जुड़ गया तो ये बन जाएगा आपका 36/7, बराबर में 144। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब 7 से 7 गया, 36 से ये 4 बार गया, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई क्या? यही आपका आंसर है ना। तो ये जो अर्धवृत्त बन रहे हैं इनकी रेडियस कितनी है भाई? इनकी रेडियस 4 है। एक बार और समझा दूंगा मैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। 36 में 4 का गुणा क्यों किया? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो 36 है ये एक भुजा है। अगर एक भुजा 36 है तो चारों भुजाएं कितने की? क्योंकि यही तार जो है, भाई ये तार था, मैंने इसको फोल्ड कर दिया, है ना। तो तार तो यही है, एक ही तार है, आपने उसको फोल्ड कर दिया। तो एक भुजा 36, तो चारों भुजाएं कितने की? 144 की। मतलब इस तार की लंबाई कितनी है? 144 है। इसी से आपने अर्धवृत्त बनाए, तो सारे जो अर्धवृत्त हैं, सेमी सर्कल हैं, उनका पेरीमीटर भी 144 ही आएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल को देख के बस डरना मत। नियम नंबर 1 होता है कभी डरो मत, भरोसा रखो सब बनेगा। बिल्कुल भाई, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हो, अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल नहीं दबाना है।
अच्छा, नेहा जी ऑफलाइन बैच तो पॉसिबल नहीं है, सिलेबस काफी बड़ा है, एग्जाम काफी पास है, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए, 22√2 इकाई परिधि वाले गोल केक को दो हिस्सों में बांटा जाता है। देखो, गोल केक है ना, तो केक तो ऐसा ही होता है, और ये केक की परिधि है, तो केक मतलब सर्कल, वृत्त, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, जो कितनी है 22√2 है। तो भाई 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, ठीक है, या चलो अभी तो लिखे रहने दो, ये आ गया 2, पाई का मतलब आ गया 22/7, आर का मतलब आर है, और ये आपका 22√2 है। ठीक है जी, तो यहां पे आपका 22 से 22 गया, ठीक है, तो आर जो आया वो आया 7√2/2, ये 7 ऊपर 2 नीचे, √2 वहीं का वही, तो वो आ जाएगा आपका 7/2, है ना। आप चाहे तो परिमयीकरण भी कर सकते हो, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। 2 का मतलब अपने आप में, आप तो चलो रहने दो, मत परेशान हो, ये आ गया आपकी त्रिज्या, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये जो केक है इसका आधा हिस्सा, पहला जो आधा हिस्सा है वो बच्चों में बांट दिया, और दूसरे हिस्से को 5 बच्चों में बांटा। पहला हिस्सा जाने दो, दूसरे हिस्से को 5 बच्चों में बांटा है भाई। तो देखो, अब आपको लेना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे केक की बात हो रही ना, तो आधा हिस्सा 5 बच्चों में बटेगा, ठीक है। तो आप ये समझो, पहले मुझे लेना पड़ेगा πr², तो ये पूरे केक का क्षेत्रफल, फिर इसको आधा करना है तो आधे का भाग देंगे, फिर ये 5 बच्चों में बटेगा तो 5 का भाग और देंगे, समझे आप। पहले आधा करेंगे और 5 बराबर भागों में उसको बांटेंगे, ठीक है। केक का आधा 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में आपने उसको बांट दिया, चलो बढ़िया। तो पाई का मतलब तो क्या हो गया 22/7, आर का वर्ग डायरेक्ट कर दे, 7 का वर्ग हो गया 49, √2 का वर्ग हो गया 2, इस 2 का मतलब आ गया 4, और 5 का दुगना कितना आ गया 10, ठीक है, ये भी ओके है। और आगे काटा पीटी करो, तो आप 2 से ये उड़ा सकते हो 2 बार, ठीक है, 7 से ये उड़ा सकते हो 7 बार, 2 से ये उड़ा सकते हो 11 बार, 11 × 7 77 में 10 का भाग दिया 7.7, 7.7 हर बच्चे को केक का हिस्सा मिलेगा। बोलो, आया समझ में? एक बार और मैं समझा देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। भाई पहले तो नॉर्मल केक है, केक की परिधि, तो केक तो सर्कल होता है ना, वृत्त होता है, तो केक की परिधि मतलब 2πr, जो अपने आप में 22/7 है। तो मुझे r की वैल्यू पता चल गई। उस केक के आधे हिस्से को 5 भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा, तो केक का क्षेत्रफल πr², आधा किया, फिर 5 हिस्सों में बांटा, 5 बच्चों में बांटा, तो बस हमने सारी चीजों की वैल्यू रख दी, पाई आर का स्क्वायर और 5 दूनी 10 का भाग, हर बच्चे के हाथ में 7.7 आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, पाई का मतलब 22/7 होता है, उससे 7 आया ये वाला। हाँ, एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, कई सारे लोग अभी कह रहे थे, तो 18 मई से विनर्स की ऐप पर वर्ग 2 के लिए खास एमसीक्यू बैच है, प्रैक्टिस बैच है, जो 499 का है, और जिन्होंने विनर्स की ऐप पर वर्ग 2 का बैच लेकर रखा है उनके लिए मात्र 199 का है ना। ये कूपन कोड लगाओगे, 18 तारीख से ये चालू हो रहा है, और आप समझिए कि पूरा रिवीजन, पूरी प्रैक्टिस, बेहतरीन क्वेश्चंस, हाई लेवल के क्वेश्चंस, हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें हमारे टीचर्स कराने वाले हैं।
बहुत ज्यादा मेहनत वाला बैच है भाई ये। और ये अब आपको इसलिए जरूरत है क्योंकि आपने सिलेबस तो पढ़ लिया, लेकिन अब रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व हो जाएं, उसके लिए ये बैच है। एमसीक्यू बैच, सिर्फ प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस होगी, बाद में रिकॉर्डेड देख लो, लाइव नहीं देख सकते अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी भी देख लो। 18 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है विनर्स की एप्लीकेशन पर। चलिए अगला, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे पाओगे भाई, जल्दी बताओ। चलो देख लिया। हम्म, बहुत धुआंधार बैच है भाई, आप ज्वाइन तो करो। फीस हमने ऐसी रखी है कि कोई दिक्कत ही नहीं, फीस की तो मतलब विनर्स की जो क्वालिटी है और जो फीस हम रखते हैं वो तो कभी मैच ही नहीं होती। क्वालिटी हमेशा इतनी हाई रहती है, लेकिन बस यही है कि हमें पता है कि फीस बहुत मैटर करती है, इसलिए ऐसी रखते हैं कि किसी को दिक्कत ना आए। लेकिन आप भी समझो कि फ्री प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हर चीज को फ्री नहीं किया जा सकता। लेकिन फीस ऐसी है कि वो फ्री से भी फ्री जैसी ही है। 200 रुपए मतलब क्या मायने रखता है आज के जमाने में, आप सोचो। लेकिन इतना सारी क्लासेस, टेक्निकल पूरी टीम और बहुत चीजें होती हैं भाई। हाँ, पहले से ले रखा है तो कूपन कोड लगाओगे 199 का मिल जाएगा। डी आंसर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। किसी भी त्रिभुज के लिए, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के लिए आपसे कहा जा रहा है ना, कोई सा भी त्रिभुज हो, एक बात हमेशा तय होती है कि एक कोण हमेशा न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होगा। क्लियर है? एक कोण हमेशा 90 अंश से कम होगा, एक्यूट एंगल होगा। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। हम्म, एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में कोण पी एक कोण समद्विभाजक पी एस जो बिंदु एस पर क्यू आर से मिलता है। आर एस की वैल्यू 6 है, पी आर पी क्यू 3/4 है, क्यू आर का मान क्या होगा? देखो भाई, डायग्राम बनाए बिना ऐसे सवाल सॉल्व नहीं करना कभी भी। तो हमने नामकरण कर दिया कि भाई ये P है, ये Q है, ये R है, और P का एक कोण समद्विभाजक PS है। बहुत बढ़िया, है ना। ये आपका PS है और ये समद्विभाजक है ना, कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर है। तो इसने दो भागों में बांट दिया। आर एस की वैल्यू 6 है, क्यू आर का मान बताइए। आर से लेकर एस तक की वैल्यू 6 है, तो क्यू से लेकर आर तक की पूरे की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप इसमें हमेशा याद रखना, एक रिलेशन काम करता है कि जो संबंध PQ और QS में होगा, जो PQ और QS में होगा, वही संबंध PR और RS में होगा। PQ और QS का संबंध PR और RS के बराबर है। तो देखो, यहां पे PQ की वैल्यू 4 है, PR की वैल्यू 3 है। तो PQ की वैल्यू कितनी है? PQ की वैल्यू 4 है। Q से लेकर S तक तो हमें निकालना है भाई। P से लेकर R तक की वैल्यू कितनी है? 3 है। और R से लेकर S तक की वैल्यू कितनी है? R से लेकर S तक की वैल्यू 6 है। सिर्फ मान मैंने रखा है, PQ की जगह 4, PR की जगह 3। 3 से ये कैंसिल हुआ 2 बार, 4 का दुगना हो गया 8। तो भाई Q से लेकर S तक हो गया 8। जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाना, ये Q से लेकर S तक की वैल्यू 8 है। आपसे पूछा है QR बताइए, यहां से लेकर यहां तक की पूरी लेंथ बताइए। तो 8 और 6, तब आंसर आएगा आपका कितना? 14। गॉट इट? हम्म,
क्लियर, एकदम आसान। आगे चलते हैं आपको लेकर। विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा भाई, आपको सब बता दूंगा मैं लास्ट में ना, अभी पढ़ो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 है। समबाहु त्रिभुज की भुजा आयत की लंबाई से 6 कम है, चौड़ाई 8 ज्यादा है। देखो, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज तो आप जानते हैं, है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर हो, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, है ना। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग बराबर में 81√3। ठीक है, तो आप अगर यहां पे देखें तो 18 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 4, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। 81 किसका होता है, 9 का, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो आपकी एक भुजा आ गई 18। अब देखो, इन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया एक रेक्टेंगल से, एक आयत से। तो इनका यह कहना है कि भैया त्रिभुज की जो भुजा है आयत की लंबाई से 6 कम है, जो भुजा है वो लंबाई से 6 कम है, और जो भुजा है वो चौड़ाई से 8 ज्यादा है ना। त्रिभुज की भुजा लंबाई से 6 कम है और चौड़ाई से 8 ज्यादा है। तो कुछ मत करो, a की वैल्यू 18 है, अगर मैं यहां पे 18 रख दूं तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो लंबाई आ गई 24। ठीक है, और a की वैल्यू 18 है तो ये 8 आके इधर हो जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू 18 है, 18 में से 8 गया तो ये कितना आ जाएगा, 10, तो चौड़ाई आ गई 10। तो अब आपसे बोला है कि बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है 24, चौड़ाई है 10, 24 इंटू 10, आंसर इज 240, 240। 240 आंसर, बहुत ही आसानी से। बताइए, समझ आ गया? ठीक है, यहां भुजा आ गई 18, लंबाई में से 6 कम कर दें तो भुजा है, चौड़ाई में 8 जोड़ दें तो भुजा है, लंबाई चौड़ाई मिल गई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, दो नियमित भुजाओं बहुभुज की भुजाओं की संख्या 3 और 5 है। आंतरिक कोण के माप के बीच का अनुपात 5 और 6 है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या कितनी है? बहुभुज को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन्स, है ना। षटभुज, अष्टभुज, नौभुज, 10 भुज, यही त्रिभुज भी अपने आप में बहुभुज होता है। बहुभुज की शुरुआत त्रिभुज से होती है। ऐसी आकृति जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं हो, मोर देन 2 साइड्स हो, आर कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है भाई, तो बहुभुज के आंतरिक कोण का सूत्र कोई बता सकता है? जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, देखते हैं कितने लोगों को याद है। बहुभुज के आंतरिक कोण के सूत्र के बारे में कौन बताएगा? इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, हाउ टू फाइंड दैट? अपनी मैथ्स प्रो बुक में है सब, आप मैथ्स की बुक ले सकते हो, मैथ्स प्रो, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वर्ग 2 की स्पेशल बुक भी है। चलिए, नवीन ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया, इसके बाद श्री राधा, इसके बाद जाहीन, फिर जूही। बताओ, ये हालत है हमारे देश की, याद ही नहीं है। चलो देखो भाई, आंतरिक कोण निकालने का सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल,
है ना, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, आंतरिक कोण का फॉर्मूला है। तो दो अलग अलग बहुभुज हैं, दोनों की भुजाएं अलग अलग हैं, दोनों के आंतरिक कोण का मान अलग अलग है ना। तो मैं लेता हूं बहुभुज नंबर 1, फिर आ जाएगा बहुभुज नंबर 2। ये भुजाएं हैं तो इसको 3x लेना पड़ेगा, इसको 5x लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका एक बहुभुज है 3x - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3x। दूसरा 5x वाला है तो वो हो जाएगा आपका 5x - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5x। और ये दोनों किसके बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं 5/6 के, 5/6 के। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो भाई। ये पहला वाला है बहुभुज, उसका आंतरिक कोण, ये दूसरा वाला है उसका आंतरिक कोण, जो 5 और 6 के बराबर है। 180 से 180 कैंसिल हो गया आपका, इस x से ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ी जगह कम है, बाकी काम हो जाएगा अपना। देखो इधर बचा आपके पास 3x - 2, नीचे बचा आपके पास 5x - 2, है ना। ये जो 3 है ये नीचे जाएगा, ये 5 पलट के ऊपर जाएगा और सामने बचेगा 5/6। समझे, 3 नीचे रह जाएगा, 5 पलट के ऊपर जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल, 2 का गुणा इधर होगा, 2 का गुणा होगा तो ये आएगा 6x - 4, और 1 का गुणा होगा तो फर्क ही नहीं पड़ना है, 5x - 2। 6 में से 5 गया तो x बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अभी आंसर नहीं आया, x की वैल्यू 2 है भाई, x की वैल्यू 2 है। इस 2 का गुणा एक बार 3 में कर दो 6, इस 2 का गुणा एक बार 5 में कर दो 10। तो एक बहुभुज में 6 भुजाएं हैं और दूसरे में 10 है, 10 है। आया मजा? क्लियर है? n-2 180/n, n-2 180/n। x से x 180 से 180 गया, 3x 3 नीचे, 5x - 2 5 ऊपर, सामने 5/6 कैंसिल, 2 का गुणा दोनों में 6x और 4 ये उधर गया, x की वैल्यू 2 तो 1 आ गया, 3 का दुगना 6, 5 का दुगना 10। यस, चलो ये भी मस्त सवाल है। एक P है जो 0.029 है और ये मीटर है, Q है 2900 मिलीमीटर है, एक R है 290 डेसीमीटर है, और इसके बाद S है जो 29 सेंटीमीटर है। बोलो। अच्छा जी, बिल्कुल श्रेया जी, बढ़िया मैथ फाउंडेशन से पढ़िए, अच्छी तैयारी हो जाएगी। पॉसिबल हो तो वर्ग 2 का स्पेशल बैच भी ले सकते हो, मैथ्स प्रो ऑनलाइन और आराम से ऑर्डर कर सकते हो। चलो भाई, इन्हें आपको अरेंज करना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर को आसान भाषा में कहें बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम है ना, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे। तो आप देखो सबको एक लेवल पर लेकर आओ, सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो भाई 100 का गुणा कर दो, तो 100 का गुणा करोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 0.029 सेंटीमीटर। सॉरी, 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, यानी 2.9 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, इकाई मापन में आपने सीखा है। 2900 mm है। मिलीमीटर को अगर आपको, सबको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सबको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना।
तो अगर मुझे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 का भाग देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 290 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये डेसीमीटर है आपका, है या ना, ये डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 3 कदम बढ़ाने पड़ते हैं, तो ये आएगा 2,90,000 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तो अपने आप में सेंटीमीटर है ही भाई, है ना। अब सब सेंटीमीटर हो गए, 1 2 3 एंड 4। अब आप सबको बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकते हो, कर पाओगे? हाँ। तो अगर हम देखें तो यहां पे सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, तो सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा P। उससे बड़ा कौन? 2.9 से बड़ा है S, S से बड़ा Q, है ना, और सबसे बड़ा R। तो PSQR ऑप्शन, PSQR ऑप्शन ए। बोलिए, समझ आया? ओके भाई, चलो अगला पढ़ने वाला क्वेश्चन है, मुझे बाजू में खड़े रहना पड़ेगा, जल्दी से पढ़ो। हम्म, चलो पढ़ लिया। यहां पे 1 बाय 1 हर एक को सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। चलो मेरे साथ देखना, 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योगफल 50 से अधिक होता है। 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या एक तो 23 आती है और एक 29 आती है, दो ही होती है क्या? 20 और 30 के बीच में प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो आप कहोगे दो ही होती है सर, 23 और 29, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 52 आएगा। तो क्या योगफल 50 से अधिक है? तो पहला वाला तो सही निकला, हमें क्या ढूंढना है? गलत। 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग 50 से अधिक है, तो सही है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरे पर आते हैं, 7 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल 2060 से कम होता है। सो 7 के प्रथम 3 गुणज यानी 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये 3 गुणज हो गए। इनका गुणा करके देखो कि क्या 2060 से कम आता है, तो ये हो जाएगा आपका 343 और दूनी तिया मतलब 6, तो 6 तिया 18 का 8, कैरी हो गया 1, 24 और 1 25 और 18 और 2 20, 2058। तो 7 के 3 गुणज का गुणनफल 2060 से कम है, सही है, ये तो कम है, ये वाला भी सही है ना। 1 और 10 के बीच की विषम संख्याओं का गुणनफल 1000 से अधिक है। 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्या तो कौन सी आ जाएगी? 3, 5, 7 और 9 का गुणा 1000 से ज्यादा आएगा क्या? तो 5 का 3 गुना हो गया 15, 15 इंटू 7 कितना हो गया? 105, 105 में 9 का गुणा करेंगे तो भाई ये तो 945 आना चाहिए। ये कह रहे हैं 1000 से अधिक, जबकि ये तो 1000 से कम है, तो ये वाला गलत है, तो इसको चेक मत करो, सी वाला गलत हो रहा है, बाकी सब सही है। बेसिक क्वेश्चन था, चेक करना था कौन सा गलत है ना। 3 के, इसको भी कर ही लेते हैं, 3 का चौथा गुणज, 3 का चौथा गुणज यानी 12, 3 चौक 12, और 5 का तीसरा, 5 तिया 15, है ना, का योगफल, तो 15 12 का योग कितना आएगा? 27।
क्या ये 30 से कम है? हाँ, तो ये भी सही है। तो सी वाला फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सब सही है। गॉट इट? चला जाए आगे। आयु, एज, चार साल पहले ए बी का अनुपात, 8 साल बाद ए और बी का अनुपात। देखो, एक अनुपात जो है ए और बी का, ये 4 साल पुराना है, जो कितना है? 4 और 5 है। और एक 8 साल बाद का है, जो कितना है? 11 और 13 है। तो आपसे कहा है दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से समझना। एक बात समझो कि एक बात चल रही है 4 साल पीछे, एक बात चल रही है 8 साल आगे। तो दोनों में कितने का अंतर है मेरे भाई? दोनों में अंतर है 12 साल का। 4 साल पीछे और 8 साल आगे में अंतर कितने का है? 12 साल का। तो क्रॉस मेथड ऐसे सवालों के लिए सबसे बेस्ट है। तो 12 साल लिखो। 11 इंटू 5 हो गया 55, 13 इंटू 4 हो गया भैया 52। तो दोनों में अंतर आ गया 3 का, है ना। यहां पे 12 का गुणा 13 बार करके 11 बार घटाओगे तो 2 बार ही ले लो भाई। 12 इंटू 13 में से 12 इंटू 11 घटाओगे तो 12 दूनी 24 बचेगा। 3 का बराबर 24 है, यानी 1 बराबर 8 है। अब ये सीखना पड़ेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड, बहुत बढ़िया है। कोई एक्स लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया आंसर इससे आ जाता है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 8 है। तो आपसे कहा है दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो देखो, पहले तो 8 का गुणा इसमें करो। तो 8 इंटू 4, एक सज्जन 32 साल का है, और 8 इंटू 5 40, एक 40 साल का है। पर ये उम्र 4 साल पुरानी है, तो इसको 4 साल आगे ले जाओ तो ये 36 साल का है। इसको 4 साल आगे ले जाओ, ये 44 साल का है। तो दोनों आज कितने साल के? दोनों आज 80 साल के हैं। 80 इज द राइट आंसर। बोलो, ओके है? ठीक है, चलिए, ये भी सेम क्वेश्चन है चैप्टर का। अब ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ अभी थोड़ी ही देर में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये यूट्यूब क्लास के लिए हमने अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, जितनी भी क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ यहां मिलती है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको अगर पूरी तैयारी वर्ग 2 की बेसिक से करनी है तो आपको पात्रता परीक्षा का बैच ज्वाइन करना चाहिए 1119 में। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। आप अगर इस बैच को ले चुके हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, सिलेबस पूरा हो चुका है, तो अब अपने विषयों की धार तेज करने के लिए एमसीक्यू बैच आप ले सकते हो सिर्फ 199 में। और अगर आपके पास ये बैच नहीं है तो फिर आप प्रैक्टिस बैच 499 में लोगे, तो बहुत कम फीस है। और अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये बैच आपने लिया ही होगा, तो फिर आपको 199 में पूरा प्रैक्टिस का बैच मिल जाएगा। 18 मई से ये शुरू हो रहा है भाई, है ना। और बाकी फिर गणित की अलग से वर्ग 2 की किताब भी है, आप ये भी ले सकते हो। मैथ्स प्रो में थोड़े ज्यादा चैप्टर्स हैं, ये स्पेशल वर्ग 2 की है, तो ये भी ले सकते हो। हिंदी की भी अलग से किताब है, सामाजिक विज्ञान की भी किताब है। ऑफलाइन भी आपको वर्ग 2 का बैच तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी एग्जाम्स का मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा। किताबें आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे बढ़िया किताबें पहुंचा दी जाएंगी। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। और अगर ऐसी सेशंस और चाहते हैं तो आपको फिर कमेंट करके लाइक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी और अपनी मुलाकात होती रहेगी। बस आपको इस क्लास का उद्देश्य था थोड़ा जगाना। जुलाई में एग्जाम आ रही है भाई, तैयार हो जाओ। नोटिफिकेशन के बाद जागोगे बहुत देर हो चुकी होगी, है ना। अभी से जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाओ। ठीक है, चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। सब लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।
जय हिंद।